Hello everyone, I am Mr. Emu and this is our lecture of zoology on the chapter Animal Kingdom। और आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन पार्ट पर फोकस करने वाले हैं। एंड बिफोर वी बिगिन विद द चैप्टर, हमारे सामने सवाल उठता है कि हम एनिमल किंगडम को पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए इस पर्टिकुलर किंगडम के अंदर किन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रखा जाए। तो यू विल ऑब्वियसली से कि सर इसमें आप एनिमल्स को क्लासिफाई करने वाले हो। तो सवाल ये है कि आप किस लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनिमल बोलोगे। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को एनिमल कहने के लिए आपके पास कुछ एक बेयर मिनिमम कैरेक्टर्स होने चाहिए जिन्हें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म फुलफिल कर दे आप उन्हें कहोगे कि वो एनिमल है। एंड व्हाट आर दोस कैरेक्टर्स, आई एम राइटिंग इट डाउन फॉर यू। पहला है मल्टी सेलुलैरिटी, दूसरा है यूकैरियोटिक सेल, एंड वेरी इंपॉर्टेंट एब्सेंस ऑफ cell wall in their cells. Thirdly, they should be heterotrophic in terms of their nutrition. So we are writing heterotrophic mode of nutrition. And last but not the least, they should also have a typical holozoic mode of nutrition. So now, if you do see all the characters, आपको किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर मल्टीसेलुलैरिटी दिखाई देती है यानी एक से ज्यादा सेल्स का बना हुआ है और साथ ही में वो यूकैरियोटिक है, मतलब उसके सेल के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्लस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, और यहां तक कि उस सेल में कोई सेल वॉल नहीं है और वो ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रोफी माने अपना खाना खुद नहीं बना रहा है, इट इज डिपेंडेड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर इट्स फूड लाइक अदर प्लांट्स और एनिमल्स, एंड इट इज ऑल्सो शोइंग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब कि वो अपना फूड इंजेस्ट करेगा अपनी बॉडी के अंदर, उसके बाद उसे इंटरनली ही डाइजेस्ट करने वाला है इनसाइड इट्स ओन बॉडी। सच अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज होलोजोइक न्यूट्रिशन। So if an animal is multicellular, eukaryotic with cells lacking a cell wall, heterotrophic as well as showing holozoic mode of nutrition, then you will say such an organism as an animal। और इन्हीं ऑर्गेनिजम्स की स्टडी हम किंगडम एनिमेलिया के अंदर करते हैं और इन्हें ही हम किंगडम एनिमेलिया में क्लासिफाई करते हैं। सो अब सवाल ये उठता है कि मैं बार बार आपको कह रहा हूं वी नीड टू क्लासिफाई एनिमल्स। सवाल ये है क्यों क्लासिफाई करने की जरूरत है एनिमल्स को। सो इफ आई सी द अर्थ यू विल फाइंड कि अर्थ के ऊपर एक एनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स आप नोटिस कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, an enormous diversity of life animals, an enormous diversity of animals exists on earth। अब ये डाइवर्सिटी किस सेंस में है, अगर आप देखते हो तो ये डाइवर्सिटी बहुत ही आप डिटेल्ड वे में स्टडी कर सकते हो। द डाइवर्सिटी इज इन टर्म्स ऑफ बहुत सारे फीचर्स के टर्म्स में आप इस डाइवर्सिटी को देख सकते हो, जैसे साइज, आपको अलग अलग साइज के एनिमल्स देखने को मिलते हैं। शेप, आपको अलग अलग शेप के एनिमल्स देखने को मिलते हैं। नंबर, आपको अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग नंबर्स देखने को मिलेंगे, जस्ट लाइक इनवर्टिब्रेट्स आर टू मच इन कंपेयर टू योर वर्टिब्रेट्स, तो आपको अलग अलग नंबर भी देखने को मिलते हैं एनिमल्स के। आपको एनिमल्स की अलग अलग स्पीशीज देखने को मिलती है। ठीक है, कि कुछ एनिमल्स में एक ही स्पीशीज है, कुछ एनिमल्स की मल्टीपल स्पीशीज है, देयर आल्सो कम्स डाइवर्सिटी। यू डू सी कि अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग हैबिटेट्स भी है, कुछ एक्वाटिक हैबिटेट्स में रहते हैं, उसमें भी कुछ फ्रेश वाटर में, कुछ मरीन वाटर्स में।
कुछ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में रहते हैं। टेरेस्ट्रियल के अंदर भी आपको अलग अलग तरीके के हैबिटेट्स देखने को मिलेंगे। कुछ की हैबिट्स होती है कि वो बरोइंग नेचर के होते हैं, कुछ पेड़ों के ऊपर रहते हैं, कुछ फास्ट रनर्स होते हैं। मींस हैबिटेट्स के साथ साथ एडाप्टेशंस भी एनिमल्स के डाइवर्स हैं। सो अगर आप अर्थ के ऊपर देखते हो तो यू फाइंड अ ह्यूज डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स एग्जिस्टिंग, and they differ in terms of their size, shape, number, species, habitats, as well as their adaptation. अब अगर मैं आपको पूछूं इतनी डाइवर्सिटी के साथ अर्थ के ऊपर कितने एनिमल्स होंगे लगभग, सो इट हैज बीन एस्टिमेटेड, ठीक है, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ अगर हम देखें, एस्टिमेटेड एनिमल स्पीशीज अगर हम देखना चाहे अर्थ के ऊपर, तो लगभग कही गई है 8.7 मिलियन एनिमल स्पीशीज अर्थ के ऊपर देखी गई। दैट्स एन अप्रोक्सीमेट फिगर। और इसमें भी इंटरेस्टिंग चीज ये है, ओवर अ मिलियन हैव बीन डॉक्यूमेंटेड और डिस्क्राइब्ड। ओवर अ मिलियन एनिमल स्पीशीज हैव बीन डॉक्यूमेंटेड एंड डिस्क्राइब्ड, ठीक है। अब सोचिए, आपने कहा अर्थ के ऊपर एक ह्यूज डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स है। हमने देखा कि लगभग 8.7 मिलियन के आसपास एनिमल्स है, उनमें से भी मात्र हम कुछ मिलियन के आसपास, वो भी लगभग 1.5 से 2 मिलियन होता है फिगर, उतनी कुछ एनिमल स्पीशीज को हम अब तक डिस्क्राइब और प्रॉपरली डॉक्यूमेंट कर पाए हैं। ठीक, ये तो किया अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने लेवल्स पर काम। अगर मैं आपको कहूं कि यू हैव टू स्टडी ईच एंड एवरी इंडिविजुअल एनिमल स्पीशीज, डॉक्यूमेंट इट इन द फॉर्म ऑफ अ बुक, इज दिस अ फिजिकली डूएबल टास्क? तो जवाब होगा नहीं, वी कैन नॉट डू दैट पर्टिकुलर टास्क। इतने एनिमल्स को लिखना हमारे लिए एक इम्पॉसिबल टास्क है। सो व्हाट शुड वी डू टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम? तो हम कर ये सकते हैं कि हम सभी एनिमल्स को कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स के अंदर बांट दे। लेट्स से मैंने कहा हमारे पास 10 अलग अलग एनिमल्स की स्पीशीज है। अब हमें 10 की 10 को पढ़ने का वक्त नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, उन 10 स्पीशीज को हम कैटेगराइज करेंगे कुछ ग्रुप्स के अंदर। लेट्स से मैंने 2 ग्रुप्स में बांट दिया बेस्ड ऑन सम सिमिलर कैरेक्टर्स। कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स होंगी उन 10 में। उन 10 में से 5 में एक पर्टिकुलर कैरेक्टर सिमिलर है, अगले 5 में कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर सिमिलर है। तो इसके बेसिस पर मैंने उन 10 स्पीशीज को 2 ग्रुप्स में बांट दिया। अब उन ग्रुप्स में से कोई भी एक इंडिविजुअल एनिमल स्पीशीज को लेकर के मैंने स्टडी कर लिया, तो बाकी 4 का जो है उस ग्रुप में मेंबर्स, उसका एक जनरल आइडिया तो मेरे पास आ जाएगा। सो इसी तरकीब को हम अप्लाई कर दे अगर अर्थ के ऊपर मौजूद पूरी एनिमल डाइवर्सिटी के ऊपर, सो व्हाट वी आर बेसिकली डूइंग, वी आर बेसिकली क्लासिफाइंग और ग्रुपिंग दोज एनिमल्स बेस्ड ऑन सम सिमिलर कैरेक्टर्स। और जिन ग्रुप्स में हम बांटते हैं उन ग्रुप्स को हम कहते हैं क्या, टेक्सॉन। एज यू हैव ऑलरेडी रेड देम इन लिविंग वर्ल्ड चैप्टर, आप अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को कुछ किंगडम्स में, कुछ फाइलम्स में, ऑर्डर्स में, क्लासेस में, फैमिली में, स्पीशीज में, जीनस के अंदर आप क्लासिफाई कर रहे हो। व्हाट आर दीज किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज? दीज आर बेसिकली द टैक्सॉन्स, एंड these taxons have been created based on some similar characters। उसी तरकीब का हम इस्तेमाल करके एनिमल किंगडम को भी क्लासिफाई करते हैं। ठीक, तो हम क्या लिखते हैं, हम लिख सकते हैं, to study such a huge diversity, to study such a huge diversity of animals, we need to classify them into some groups। और इन ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड टेक्सॉन्स, बेस्ड ऑन सम सिमिलर कैरेक्टर। ठीक है, एंड दिस इज बेस्ड ऑन सम सिमिलर कैरेक्टर्स। कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स के बेसिस पर हम ये ग्रुपिंग कर रहे हैं।
अब आपको ये तो पता चल गया है कि एनिमल क्या है, अर्थ के ऊपर इतनी ह्यूज डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स है, ठीक, और इन सभी को पढ़ पाना हमारे लिए एक नामुमकिन सा टास्क हो जाता है, इसीलिए हमने उन्हें कुछ ग्रुप्स के अंदर बांट दिया बेस्ड ऑन देयर सिमिलर कैरेक्टर्स। अब सवाल ये उठता है, सबसे पहली बार क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किसने किया होगा और उसका क्या आधार रहा होगा क्लासिफिकेशन का? तो जानने लायक बात है, एरिस्टोटल नाम के जो फिलोसोफर थे, उन्होंने सबसे पहली बार एनिमल्स को क्लासिफाई किया था, और बहुत ही लेम सा उनका क्लासिफिकेशन का तरीका था। उन्होंने एनिमल्स को ए नाइमा और ई नाइमा जैसे दो कैटेगरीज के अंदर बांट दिया, और ये कैटेगराइजेशन मात्र उनके ब्लड के अंदर मौजूद आरबीसीज के प्रेजेंस या एब्सेंस के बेसिस पर था, कि कुछ एनिमल्स के ब्लड में आरबीसी था तो उन्हें उन्होंने कह दिया कि दीज आर बिलोंगिंग टू इनाइमा, कुछ के अंदर नहीं था तो उन्होंने उन्हें बोल दिया एनाइमा। तो ये एक लेम सा क्लासिफिकेशन जो है प्रपोज किया था एरिस्टोटल ने, जिन्हें कि आप फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से भी जानते हो। सो इफ वी वांट टू राइट डाउन, एरिस्टोटल क्लासिफाइड एनिमल्स इनटू टू ग्रुप्स। याद रखिएगा क्लास, एरिस्टोटल classified animals into two groups। एरिस्टोटल ने एनिमल्स को दो अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। एंड व्हाट आर दोज टू ग्रुप्स बेसिकली कॉल्ड एज? पहला इन्होंने कहा एनाइमा, दूसरा ग्रुप जो इन्होंने बनाया उसे इन्होंने कहा इनाइमा। इन्होंने कह के बताया कि एनाइमा के अंदर वो एनिमल्स हैं जिनके ब्लड में आरबीसी नहीं है, एनिमल्स हु लैक आरबीसीज, उन्हें एनाइमा कह दिया गया। और एनिमल्स विच हैड आरबीसीज, एनिमल्स विच हैड आरबीसीज इन देयर ब्लड, उन्हें बोल दिया इनाइमा। जैसे अगर मैं बोलूं आपके पास एक कॉकरोच है, तो कॉकरोच के ब्लड में आरबीसी नहीं होती है, इट इज एन इनाइमा, इनाइमा के अंदर कॉकरोच को रख दिया। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें फ्रॉक को, फ्रॉक के ब्लड में आरबीसी है, उसे इनाइमा के अंदर रखा गया। अब ये क्लासिफिकेशन बड़ा ही लेम सा क्लासिफिकेशन है, इसे आगे चल के डिस्कार्ड करने की जरूरत पड़ी। अब डिस्कार्ड करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो देखो ये पता चलता है कि कई सारे ऐसे एनिमल्स जिनमें आरबीसीज नहीं है, वो एक दूसरे से काफी डिफर करते हैं। जैसे अगर मैं कहूं स्नेल और कॉकरोच, यू वोंट फाइंड मच सिमिलैरिटी बिटवीन देम, तो इन दोनों को ही साथ में रख दिया गया, है ही नहीं कोई सिमिलैरिटी उनमें, फिर साथ में क्यों रख दिया गया? तो ऐसे सवालों की वजह से आगे चल के इस क्लासिफिकेशन स्कीम को डिस्कार्ड कर दिया गया। एंड विथ लेटर डेवलपमेंट ऑफ एनिमल्स, एनिमल साइंसेस, और आई शुड से जूलॉजी, जैसे जैसे एनिमल साइंसेस डेवलप होता चला गया, अलग अलग साइंटिस्ट ने आकर के अपने तरीकों से एनिमल किंगडम को क्लासिफाई किया। हम एकदम लेटेस्ट क्लासिफिकेशन स्कीम की तरफ चलेंगे, जिसमें एनिमल्स को कई सारे बेसिक कैटेगरीज के आधार पर क्लासिफाई किया गया है, जिन्हें हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, अगर हम देखते हैं किंगडम एनिमेलिया को, तो kingdom Animalia has been categorized or classified on the basis of some sort criteria. So if we see the basis of criteria, yeah, I should say the basis of classification, the basis of classification of kingdom Animalia. किंगडम एनिमेलिया को किन आधारों पर क्लासिफाई किया गया? तो सबसे बेसिक जो था वो था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या था? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में देखा गया कि भाई एनिमल की बॉडी जो है सेल्स की बनी है, टिश्यूज की बनी है, ऑर्गन्स की बनी है, या फिर ऑर्गन सिस्टम्स की बनी है। क्योंकि अलग अलग एनिमल जो है वो अलग अलग तरीके का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाते थे, तो इसे हमने एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मान लिया। इसके अलावा एनिमल्स को क्लासिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया गया उनकी सिमेट्री और नंबर ऑफ जर्म लेयर्स को। ठीक है,
उनके बॉडी प्लान को। ठीक, तो हम अगर देखते हैं एनिमल्स के क्लासिफिकेशन में, तो आप देखेंगे उनके बॉडी प्लान किस तरीके से उनका बॉडी का प्लान बना हुआ है। इट वॉज वन ऑफ द कैटेगराइजेशन टू क्लासिफाई एनिमल्स। इसके अलावा एक क्राइटेरिया था कि उनकी बॉडी में क्या कोई सिमेट्री है, अगर है तो किस तरीके की सिमेट्री है, और अगर नहीं है तो कैसा एनिमल का बॉडी स्ट्रक्चर रहने वाला है। सो दिस वाज वन क्राइटेरिया। इसके अलावा उनमें कितनी जर्म लेयर्स देखने को मिलती है, नंबर ऑफ जर्म लेयर्स, माने उनके अंदर एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म में से कितनी जर्म लेयर्स है। 2 है तो डिप्लोब्लास्टिक कह रहे थे हम एनिमल्स को, 3 है तो हम उन्हें ट्रिप्लोब्लास्टिक कहेंगे। थोड़ा डिटेल में हम जानेंगे इसे अगले लेक्चर में, अभी फिलहाल के लिए हम सिर्फ जान रहे हैं कि हम जिस क्लासिफिकेशन को देखने वाले हैं वो क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड है। ठीक, तो वी आर टेकिंग द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो उसमें हम इन चीजों को देख रहे हैं। ठीक, फिर इसके अलावा उसके अंदर देखा गया बॉडी कैविटी, माने सीलोम को, कि भाई एनिमल के अंदर बॉडी कैविटी या सीलोम किस तरीके की है। दिस वाज आल्सो वन ऑफ द कैटेगराइजेशन। ठीक, इसके अलावा देखा गया क्या एनिमल की बॉडी जो है वो सेगमेंटेड है या नहीं है। ठीक है, तो सेगमेंटेशन वाज वन ऑफ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। और इसके अलावा क्लासिफिकेशन की स्कीम्स के अंदर क्लास देखा गया कि एनिमल की बॉडी में नोटोकॉर्ड है कि नहीं है। तो नोटोकॉर्ड एक स्ट्रक्चर होता है, सपोर्टिव स्ट्रक्चर, बताया जाएगा कौन सा टाइप का स्ट्रक्चर है, ये देखा गया। फिर इसके अलावा उनमें पैटर्न्स देखे गए कुछ मेजर बॉडी सिस्टम्स के, जैसे पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा था, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा था, ठीक है, उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा था। तो इन कुछ बेसिक सिस्टम्स को भी ध्यान में रखकर क्लासिफिकेशन जो है किया गया था एनिमल्स का। ठीक, तो आज के लेक्चर को हम थोड़ा समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या जाना। हमने जाना कि एक एनिमल किसे कहा जाता है, तो हमने बोला एनिमल ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहेंगे जो मल्टी सेलुलर हो, जो यूकैरियोटिक हो और सेल्स में सेल वॉल ना हो, जो हेटेरोट्रोफिक और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हो, ऐसे ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स थे। फिर आपने कहा कि अर्थ के ऊपर शेप, साइज, नंबर, स्पीशीज, हैबिटेट और एडाप्टेशन के बेसिस पर आप अलग अलग प्रकार के एनिमल्स देख सकते हो। मींस अर्थ इज हैबिटेड inhabited by an enormous diversity of animals। और इतनी डाइवर्सिटी है कि एस्टिमेट लगाने पर पता चला कि लगभग 8.7 मिलियन एनिमल स्पीशीज अर्थ के ऊपर मौजूद है। उनमें से हम कुछ मिलियन, जो कि लगभग 1.5 से 2 मिलियन के आसपास हैं, उन्हें ही हम प्रॉपरली डिस्क्राइब और डॉक्यूमेंट कर सके हैं। और इतनी बड़ी डाइवर्सिटी को पढ़ना चूंकि एक चैलेंजेबल टास्क था और फिजिकली इसको कर पाना नामुमकिन था, एक किताब में सभी एनिमल स्पीशीज को प्रॉपरली लिख पाना नामुमकिन सा काम लगता है, तो हमने सभी एनिमल्स को कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया, जिन्हें आप टेक्सॉन्स बोलते हो, और ये ग्रुप्स बनाए गए बेस्ड ऑन सर्टेन सिमिलर कैरेक्टर्स। और इसी के साथ तैयारी हो गई क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स की। और एनिमल्स को क्लासिफाई करने की सबसे पहली कोशिश की थी सर एरिस्टोटल ने, जिन्होंने एनिमल्स के अंदर रेड ब्लड कॉर्पसल्स के प्रेजेंस या एब्सेंस के बेसिस पर एनाइमा और इनाइमा जैसे 2 ग्रुप्स बांट दिए। ठीक, पर चूंकि ये क्लासिफिकेशन बड़ा वेग सा था, आगे चल के इसे डिस्कार्ड कर दिया गया। और अब जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो क्लासिफिकेशन बेस्ड है कुछ बेसिक क्राइटेरिया के ऊपर, जिनमें आता है एनिमल का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी प्लान, बॉडी सिमेट्री, नंबर ऑफ जर्म लेयर्स, बॉडी कैविटी, सीलोम, सेगमेंटेशन, नोटोकॉर्ड एंड द पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन दोस एनिमल्स। आने वाले लेक्चर में हम इन्हीं क्राइटेरिया को डिटेल में पहले समझेंगे कि व्हाट एक्चुअली दीज क्राइटेरिया मीन, कि एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है, बॉडी प्लान का क्या मतलब है, या नोटोकॉर्ड का क्या मतलब है। हम एक एक क्राइटेरिया को डिटेल में पहले समझेंगे, उसके बाद एक क्लासिफिकेशन की स्कीम को बनाने की कोशिश करेंगे। और जब हम एक क्लासिफिकेशन स्कीम समझ जाएंगे,
हम एनिमल किंगडम को फाइला बाय फाइला एक एक करके डिटेल में स्टडी करते चलेंगे। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड फॉर वॉचिंग more of such real content based education, I would like you to please like, share and subscribe. Once again, thank you everyone.